वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? हमारे पॉडकास्ट रॉ एंड रियल में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे 2 गेस्ट मेरे 2 बहुत ही खास दोस्त, एक तरफ भव्य और एक तरफ प्रशील। अब इनकी कहानियाँ खुद ही बताएँगे। सो हेलो गाइस, आई एम प्रशल और देखने से शक्ल से लग रहा होगा कि साइंस स्टूडेंट्स हैं। जस्ट कंप्लीटेड 12th, अच्छे परसेंटेज आ गए, डोंट वरी। और मुदित को हम लोग सालों से जानते हैं। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, क्रिकेट लवर्स, 10-15 साल से जानते हैं, एंड दैट्स इट, लिविंग लाइफ। हाय गाइस, मैं भवेश है। सो जैसे इसने बोला क्या शक्ल देख के लग रहा है बायो वाले होंगे। सो जस्ट कंप्लीटेड 10th, अभी 10th खत्म हुआ है, 12th की थोड़ी देर है, उसका नीट भी देनी है एंड लॉन्ग स्टफ टू गो राइट नाउ। बट अभी के लिए जैसे हो सकता है ऐसे कर रहे हैं, प्लेइंग लाइफ लाइक क्रिकेट खेलते रहते हैं और बाद में पढ़ाई का भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे नॉर्मली ये चल रही है, ऐसा नहीं कर रहे। प्रॉपर पढ़ाई का भी ध्यान है और उधर भी ध्यान है। और हाँ, 10th में भी अच्छे परसेंट आए जैसे इसके 12th में आए। जानते हैं दोस्तों कि ये पॉडकास्ट जो है रॉ एंड रियल, इसमें बेसिक बातें हो सकती है, कैंडिड फन कन्वर्सेशन होने वाली है। जो हमारे गेस्ट थे आज प्रशील और भव्य, ये जाने जाते हैं अपने हँसी-मज़ाक की बातों के लिए। तो कुछ नॉर्मल बातें होगी, ज़्यादा बहुत चिल रहने वाला है पॉडकास्ट। तो बताइए प्रशील, कैसा रहा है आपका अभी तक का सफ़र? अभी तक का सफर अच्छा रहा है। 12 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नहीं भी सीखा है, बहुत कुछ अभी सीखने का बाकी है। बट all I've been trying to do is just gain experience in life and just not make the life about studying and earning money. It's about living the life, it's about helping people, it's about showing unconditional love to people. And yeah. और आप बताइए, आप कैसा लग रहा है? आपने अभी तक क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में? हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑल अबाउट, बताइए आप। अभी तक तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अराउंड अराउंड मुझे भी हो गए 8 से लेके 10 साल, तो अभी मेरे को भी हो गए पढ़ते-पढ़ते। बट द थिंग इज़ वी कैन से दैट कि हमारे यहाँ पे जो होता है कि एक स्कूल में एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, जो ऐसा होता है कि बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है। सो इट मीन्स कि आपको ऐसा चाहिए कि एक आपका फ्रेंड सर्कल हो जो आपको क्वालिटी दे, ना कि क्वांटिटी। इट्स लाइक द ग्रुप ऑफ 3 कैन मेक अ गुड ट्रायो और समथिंग, बट अ ग्रुप ऑफ 10 कैन नॉट बी अ गैंग। सो इट्स अ थिंग लाइक दैट। क्रिकेट हमारे देश में, और मेरे साथ जो दोस्त है मेरे, मैंने पर्सनली काफी खेला भी है उनके साथ क्रिकेट। बट आई नो कि ये लोग काफी शौकीन है क्रिकेट के, तो इनके साथ ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन से मजा आएगा। क्रिकेटिंग कॉन्वर्सेशन जो होगी वो काफी वैल्यूबल निकलेगी, काफी मीनिंगफुल निकलेगी। सो आप लोग बताइए, आप लोगों का क्रिकेट में शौक जो था वो कब से जागा? मतलब क्या आपका मोटिवेशन रहा क्रिकेट? आपने आप सिर्फ हॉबी के लिए खेलते थे कि क्या ऐसा कोई रीजन था जिससे आपने क्रिकेट खेलना चालू किया? आप अगर पहली बार पूछे तो फ्रॉम द टाइम आई रिमेम्बर, 2011 वर्ल्ड कप इज द फर्स्ट मेमोरी आई कैन रिमेम्बर ऑफ वाचिंग क्रिकेट। एंड तब से प्यार हो गया क्रिकेट से। सही है। पहला प्यार हमारा वही था, आखिरी भी वही रहेगा। एंड लाइक दे से क्रिकेट इज रिलीजन इन दिस कंट्री एंड वी thoroughly follow it as a religion. एंड एज यू से पहली मेमोरीज थी प्लास्टिक के बैट के साथ खेलने की, वही घर में, अपने घर में पापा के साथ। और फिर वो कहाँ प्लास्टिक के बैट से लेदर के मैचेस के बॉल पे आ गए, और रोज खेलना क्रिकेट, और क्रिकेट के बिना दिन ना जाना। इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। वेरी ट्रू। आप बताइए आपकी जर्नी के ऊपर, आपने कब खेलना चालू किया? क्या आपका मोटिवेशन रहा क्रिकेट एज अ स्पोर्ट चुनने के लिए, जो आप इतना अच्छा खेल रहे हैं? क्या सीक्रेट है उसका, आप ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसमें बोला, सेम 2011 वर्ल्ड कप, द फर्स्ट मेमोरी आई रिमेम्बर। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपको इमोशंस दे सकता है। एक हार जो आपको रुला भी सकती है, एक जीत जो आपको ऐसा खुशी के भी आंसू दे सकती है। द थिंग, ये मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि हाँ, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो मुझे भी खेलना चाहिए। फिर ऐसा एक मोटिव हुआ कि हाँ, खेल सकते। फिर हम स्टार्ट किया फॉर द वेरी फर्स्ट प्लास्टिक का बैट और सॉफ्ट एकदम स्माइली बॉल्स से। फिर वहां से हमने स्टार्ट, अभी हम खेल रहे धीरे धीरे टेनिस पे आए, फिर धीरे धीरे फिर मैचेस के बॉल्स। उसके वहां से देख रहे हैं, तो उस जगह देखने जाए तो पहला मोटिव तो वही था। एंड सेकेंडली आई वुड लव टू से कि लेफ्टी होना वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन माई लाइफ। तो वो मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक थ्रू निकला था। बहुत बढ़िया। और ये क्रिकेट जो है एज अ स्पोर्ट, आप क्या क्रिकेट सिर्फ खेलना पसंद करते हैं कि क्रिकेट आप देखना ही पसंद करते हैं? जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं मेरे दोस्तों को, तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है यूके क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट में काफी फॉलो करता हूँ। तो आपका कोई पर्टिकुलर, आपको टीम, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको आप, जिससे आप ऑब्सेस्ड है कुछ ज्यादा ही, तो आप बता सकते हैं कि आप किस प्लेयर को आप फॉलो करते हैं? जैसे कहा क्रिकेट रिलीजन है, और रिलीजन को रोज पूछते हैं, तो हम क्रिकेट रोज देखते हैं।
जो भी हो, हर सब कुछ जो चल रहा हो वो देखने का। यस, लाइक यू सेड, यूके क्रिकेट इज फन। वहाँ पे डोमेस्टिक देखने भी इतनी मजा आती है जितना इंटरनेशनल क्रिकेट देखने की मजा आती है। जी हाँ, काउंटी क्रिकेट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, आई स्टिल एग्री टू दैट। एंड हाँ, दिल से तो हिंदुस्तानी ही है। बहुत बढ़िया। और बट हाँ, इंडियन क्रिकेट को फॉलो करना एंड इवन वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करना। आजकल वुमेन्स क्रिकेट इज बूमिंग एंड अभी वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में एंड रूटिंग फॉर इंडिया। एंड या, आपने पूछा अगर फेवरेट प्लेयर की बात है तो क्लीशे लगेगा बट हमारे तो दिल में ही बसते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और अगर आप करंट में पूछे तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा, ड्यू रिस्पेक्ट, ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट, डज नॉट गेट मच बिकॉज इसकी इतना वो बोलबाला नहीं है विराट कोहली और रोहित शर्मा के जितना। सही बात है। बट लव द प्लेयर, लव द गाय। या, जड्डू भाई तो आप सभी जानते हैं कि जड्डू भाई की जितनी बात करें उतनी कम है। पर बहुत बढ़िया, आपने अच्छा जड्डू भाई के बारे में बताया। आपने बताया कि आपको क्रिकेट, आप इंडिया को काफी फॉलो करते हैं, यूके क्रिकेट आपको पसंद है, जान के बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली। सो आप बताइए भव्या कि आपका कोई फेवरेट प्लेयर हो, कि आप किसी कंट्री को फॉलो करते हो ज्यादा क्रिकेट में देखने में, आपको क्या पसंद है क्रिकेट एज अ व्यूअर? ऐसा खेलना तो बहुत पसंद है बट एज अ व्यूअर क्या आपको पसंद है कि नहीं, आप बताइए अपने बारे में। एज अ व्यूअर पसंद है बट स्पेशली आई वुड लव टू सी टेस्ट क्रिकेट। और जैसे अगर देखने जाए कि फेवरेट प्लेयर कौन है, तो फेवरेट प्लेयर में तो जब पहले था तब था एबी डिविलियर्स, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड हिटिंग। एंड अब करंटली में देखने जाए तो फिर हार्दिक पांड्या है, क्योंकि उसकी भी हार्ड हिटिंग उतनी स्ट्रांग है जितनी एबीडी की थी उस टाइम पे। सो आई वुड लव टू से दैट। बहुत बढ़िया। भव्य की बात को नोटिस करते हुए कि टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। Yes. एंड टेस्ट क्रिकेट जितनी देखने की मजा आती है वो कोई और क्रिकेट देखने वो की तो नहीं मजा आती है। सीधी बात है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो ओरिजिनल फॉर्मेट है। ये सारे T10 तो आते रहेंगे बट टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो गेम जो जो प्योरिटी लेके आता है वो अलग ही बात है उसकी। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते और यूएस वालों को ऐसा लगता है कि 5 दिन खेलने के बाद भी अगर ड्रॉ हो तो क्या मतलब। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द pure format. Okay, you don't know after playing 5 days also that you will get the result or not, and you get so many chances to bounce back after every session. वो डिटर्मिनेशन जो है वो अलग ही होता है। टेस्ट क्रिकेट का जनरली क्या होता है ना दोस्तों, की जो लोग नहीं जानते व्यूअर्स हमारे, कि क्रिकेट का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वही टेस्ट क्रिकेट होता है। ये T20 T10 है तो अभी लॉन्च हुए, 10-12 साल हुए, बट जो टेस्ट क्रिकेट के जो फैंस है भी बहुत कम है आज की तारीख में। बट जितने भी फैंस है उनको पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। एज अ होलसम जो क्रिकेटर्स है, आप किसी बड़े प्लेयर से पूछ लीजिए उनको क्या पसंद आएगा, वो बोलेंगे टेस्ट क्रिकेट हमें पसंद आएगा, क्योंकि वो गेम ऐसा है। और if a player wants to earn respect towards his fans, towards his own teammates, then test cricket is the best cricket. And because that's where you can really show yourself and you show your grit, determination and your talent, because that test cricket also gives you a chance to bounce back. अगर एक innings में duck बनाए तो you can go and score 100 in second innings, और वो आपका पहला डक कोई हमेशा भूल जाएंगे। सही बात है। बहुत ही फैक्ट्स जो है हमारे पॉडकास्ट पे आज जो रिवील भी होंगे, कुछ ऐसे बातें भी होगी जो आपको नहीं पता होगी, कुछ ऐसे अनकवर्ड फैक्ट्स जो हम हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होंगे क्रिकेट के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिबेट्स भी होने वाली है इंडिया की, जो लेटेस्ट जो नहीं है बट इनका चल ही रहा है अभी भी अच्छा। तो अब हम पूछेंगे भव्य से, जाने माने फूड मैनेजमेंट, इन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज है इनको फूड मैनेजमेंट का, काफी इन्होंने आउटलेट संभाले हुए हैं, तो इनकी क्या जर्नी रही है फूड आउटलेट्स में, इन्होंने क्या लेसन्स लिए, क्या इनकी चैलेंजेस ये फेस करते हैं एज अ फूड, अगर ये उसमें बैठे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के तरीके से, अगर ये बैठे हैं उसमें। तो भव्य आप बताइए कि क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब आप अपने फूड आउटलेट पे बैठते हैं, तो आपको कैसे कस्टमर्स, आप कैसे डील करते हो, सर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कस्टमर से पहले तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज मिलता है कि और कौन सा आउटलेट है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम लेने जाए, नॉट अबाउट मी बट इन जनरल, के भाजी को आपको खाना है तो आपके पास महालक्ष्मी भी बालन भी है, तो आपके पास एक कंपटीशन हो जाता है कौन अच्छा सेल कर। फिर वो कस्टमर होते हैं क्या, वो क्वालिटी पे जाते हैं। जी हाँ। तो उस तरीके से देखने जाए तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अभी के लिए फूड इंडस्ट्रीज में। सेकेंडली कस्टमर के साथ डील करने में बहुत बार ऐसा होता है, कस्टमर होते हैं जो थोड़े बहुत ज्यादा ही एरोगेंट टाइप होते हैं या समथिंग, कि उनको ऐसा कह के 2-5 मिनट और लग जाएंगे, वेट करना पड़ेगा, तो वो ऐसे झगड़े करने लग जाते हैं या फिर ऐसा कहते हैं रिफंड दे दो, नहीं चाहिए, जबकि वो खाना ऑलमोस्ट बन के रेडी है, सिर्फ सर्व करना बाकी है हमें। ये सारी चीजें हो सकती है। अनदरली हम ये कह सकते हैं कि बहुत ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो बहुत अच्छे नेचर्स के हो जाते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर दिया जैसे कि एक पिज्जा बनाना है, सो नॉर्मल है पिज्जा बना सकते हैं, पर उसके अंदर स्टफ है कि हम वो बनाने जाएंगे तो उनको बोला कि हमें 7-8 मिनट लगेंगे,
तो फिर अगर उनसे ज्यादा हो रही है हमें कि हम कहें 15 मिनट लग गई फॉर एग्जाम्पल, और 5-6 मिनट लग गई, तो वो कभी ये नहीं कहते कि यार हाँ ये कैसे हुआ, ये हमें आधा रिफंड चाहिए, या फिर मैनेजर बोला ये वो। सो आपके जो चैलेंजेस है, आप ये जो आपने चैलेंजेस बताया, आप बताइए अपॉर्चुनिटी क्या, अगर हमारा कोई व्यूअर चाहे कि वो फूड आउटलेट में वो घुसना चाहे, इस मैनेजमेंट में घुसना चाहे, वो फूड इंडस्ट्री के बारे में अगर वो कुछ सीखना चाहे, तो आप क्या मतलब आप क्या बताएंगे, आपने अपनी पर्सनल जर्नी से क्या सीखा है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं आगे? वेल, अपॉर्चुनिटीज है, उसके बाद में कोई डाउट नहीं है, बट उसके अंदर आपका सबसे मेन चीज होना चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हैं। फिर आप एक हाई टेक जगह पे जाके फिर आप कह रहे हो कि मैं बड़ा बोल के बैठूंगा, ये नहीं होता। फिर वहां पे वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बैठता उस चीज हाँ, से। आपको प्रोडक्ट मार्केट और आपके सराउंडिंग्स को देख के लगाना पड़ता है। जी हाँ। जैसे कि आप कह रहे हो कि बाजू में स्टारबक्स है, एक साइड क्रश कॉफी, आप बीच में कह रहे हो मैं ठेला लेके 60 रुपए की कॉफी बेचूं, ये नहीं हो सकता कभी। ये पूरा मिसमैच हो जाएगा। हाँ, मिसमैच हो जाएगा, और सराउंडिंग्स में कोई पिएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पॉश एरियाज होते हैं। सो एक वो चीज हो सकती है जो आप ध्यान में रख सकते हो। सेकेंडली रेंट कहाँ पे कैसा है वो, और कौन सा एरिया पे कैसा रेंट मिलता है। जी हाँ। तो प्रशील आप बताइए, आपका क्या, आपने सुनने में आ रहा है और ये तो फैक्ट है कि आपने साइंस लेके रखा हुआ है, आपका इंजीनियर जो भी, आप क्या बनना चाहते हैं आगे, क्या आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस है, क्या आपकी जर्नी रही है साइंस के, आपने चैलेंजेस फेस किए, आप बताइए। So to give a quick summary to my audience, to your audience, I have studied from first to 10 in ICSE board, and from 11th and 12th I have done 11th and 12th ISC science with B group, that is bio. So struggles तो बहुत रहता है, especially in ICSE board, वो थोड़ा एक CBSE से level up होता है। जी हाँ। It's just not about के रटना, it's about logical reasoning, it's about how much do you know well, and 11th 12th science is tough. ठीक है, to give NEET exam, to give the entrance NEET exam, which is required for to become an MBBS for an MBBS college. So it is tough. Bio कुछ खेल नहीं है। आपको लगता है कि बी ग्रुप बहुत इजी होता है, बट वो नहीं होता है। एक जनरल परसेप्शन है कि जो लोग साइंस लेते हैं वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो लोग किताबी कीड़े, उनको ऐसा टर्म दिया जाता है हाइपोथेटिकली। आप बताइए कि आपने लेके रखा है, आप अपने आप को कैसे क्लासिफाई करेंगे, आप क्या अपने आप को किताबी कीड़ा बोलेंगे कि आप बैलेंस करते हैं, आपकी क्या जर्नी रही है साइंस लेके? नहीं, अगर आप किताबी कीड़ा बनना ही पड़ता है, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम जो होती है नीट जेई पास करनी हो, तो दिन में 12-13 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। एंड इसलिए मेरे से आई नीड टू बैलेंस माई लाइफ। I couldn't study 12 to 13 hours, and that's why I'm going for B.Pharm. Pharmacy is also a good option. जरूरी नहीं है, ये मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि बायो लेके के सिर्फ MBBS ही नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होता। ये बहुत क्लैरिफाई कीजिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या है साइंस लेके लोगों के। आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप रिसर्च बैकग्राउंड में लाइफ साइंसेज में जा सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं। यू कैन गो इनटू रेडियोलॉजी, एंड देयर इज सो मच थिंग्स यू कैन गो। Bio is just not about doctor, और जो टिपिकल बच्चे होते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे प्रचुल की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, क्या वो बन सकता है आगे? जी, सो साइंस लेके आप अगर सोचते हो कि सिर्फ MBBS और डॉक्टर ही बन सकते हैं, तो वो गलत बात है। देयर इज फार्मेसी, देयर इज लाइफ साइंसेज, रिसर्च एंड ऑल, देयर इज रेडियोलॉजी, देयर इज डेंटिस्ट्री, एंड सो मच मोर टू डू। आप डबल डिग्री MBA के साथ करके भी आप कुछ अपनी फार्मेसी स्टोर्स खोल सकते हैं। You can get into good hospitals and do research work, and you can get into zoology, botany. There is so much more than just being an MBBS. So life is tough after you study 11th 12th, बहुत tough होता है, और उसमें खास करके 11th science वो बहुत tough होता है। But the jump from I would say कि 10th science to 11th science का jump is like from first to 10th science अगर डायरेक्ट अगर जंप कर रहे, इट्स अ वेरी बिग लीप। ये तो बोला ही जाता है कि जो 11th होता है वो बेस होता है 12th के लिए। तो जो भी हमारे व्यूअर्स अगर वो साइंस लेना चाहते हैं तो ये ना सोचे कि 11th तो निकल जाएगा बट 12th में फिर हम देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने साइंस लिया, अगर आप फार्मा में जाना चाहते हैं, अगर आप जूलॉजी में जाना चाहते हैं जिसमें एनिमल्स की पढ़ाई होती है, जो भी आप जाना चाहते हैं, बट एक क्लियर विजन होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए आप में, क्योंकि इट इज नॉट इजी। हमारे प्रशील, हमारे दोस्त उन्होंने बोला कि इट इज नॉट इजी। एंड कॉलेज एंट्रेंसेस में बहुत होता है, एंड लिविंग इन इंडिया देयर इज ऑलवेज वेरी वेरी कंपटीशन इन एवरीथिंग यू गो, राइट? डेफिनेटली। इतने 1.4 करोड़ लोग रहते हैं अपने देश में, तो कंपटीशन तो रहने ही वाला है यार। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये फूड इंडस्ट्री जो क्लासिफाई करी है भव्या ने, हमारे गेस्ट ने, वो भी हार्ड इजी नहीं है बिल्कुल भी। उसमें भी अपने चैलेंजेस है। प्रशील ने जो क्लासिफाई करा है साइंस और
जो भी है वो बी फार्मा पढ़ाई के ऊपर जितना भी है, प्रशील ने बताया कि वो भी इजी नहीं है। तो लाइफ में कुछ आसानी से नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके रिजल्ट फेवर में आएगा आपके। अगर आप नहीं करेंगे मेहनत तो फिर कुछ नहीं आने वाला हाथ में। तो इसी के साथ अब हमारा टॉपिक फिलोसॉफी में बदलते हैं, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक बातें होती है। इंडिया एज अ कंट्री कैसा ग्रो कर रहा है, कितना आपको लगता है कि इस फील्ड में, फूड इंडस्ट्री में इंडिया के क्या फ्यूचर आपको लग रहा है, परसेप्शन की इंडिया अभी तक जिस लेवल पे है, इंडिया के फूड मार्केट्स क्या ग्रो कर सकते हैं। तो आप बताइए इंडिया का जो अभी जो है पोजीशन फूड इंडस्ट्री के लिए कैसी है, और क्या उनको इम्प्रूव करना चाहिए इंडिया को। इंडिया के लिए आई फील लाइक के फूड इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो सकता है, बट अभी जो है आई वुड प्रॉब्ली से हाइजीन का सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि फूड इंस्पेक्टर सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, जी वो हाँ, रेड कर देते हैं। लाइक वो लोग कभी नोटिस नहीं देते, वो डायरेक्ट आते हैं जस्ट फॉर रेगुलर चेकिंग, जी हाँ, और वो आई गेस मंथली 2 बार हो सकती है। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पेपर कप्स अभी जो होते हैं वो बहुत मिनिमम है कि 0.04 और 0.6 से ज्यादा पेपर मार्जिन बहुत कम है हाँ अभी, सो मार्जिन का ध्यान रखना है हाँ, आपको। और प्लास्टिक तो प्रॉपर बैन है, तो आप उसकी पॉलिथीन यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, तो वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। और फ्यूचर में तो आई फील कि हाँ, एज बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी में, और उसके अंदर तो फ्यूचर पीछे बहुत अच्छा है फूड इंडस्ट्रीज का। प्रशील आप बताइए कि जो इंडिया का फ्यूचर है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जो एक जमाना था, एक जो एक दशक डेकेड था इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो अगला डेकेड जो आने वाला है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडिया उन सब के लिए, वो डेकेड था एक जो एंटरप्रेन्योर्स का डेकेड था, डॉक्टर्स का डेकेड था, अब आने वाला डेकेड इंडियन हिस्ट्री के लिए किस मोड़ पे जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री कहाँ मूव कर रहा है इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। अगर आप साइंस बैकग्राउंड की बात करें तो the integration of AI with every field in science is right now the most crucial and the only thing we are working on, and the scientists are working on how to integrate AI and technology in operations. आप अभी देखोगे कि नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस में भी, बहुत सारी ब्रेन सर्जरीज में भी you will see the use of AI and आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, फिर आप पूछोगे कि सारी इंजीनियरिंग और सब में अभी एआई का और टेक्नोलॉजी, हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद एवरीथिंग। एंड आप अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में भी अभी बहुत इंडिया इज गोइंग, आई थिंक सो द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेस स्टडी। इसरो इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। अभी 2 दिन पहले ही एक रॉकेट अपने टेस्ट किया था इसरो ने, so it is doing a good job. But if you ask me, the real developing is in the lucrative jobs. Me coming from a science background, मैंने science पढ़ा है, but all the booming jobs, all the rising shooting careers are the lucrative careers. Like आप artistic fields में जाए, like journalism आ गया अपना, interior designing and everything like that. इट इज बूमिंग। और जो ओल्ड नोशन था कि आर्ट लेना नहीं चाहिए, आर्ट में कहीं कुछ फील्ड होते जी हैं हाँ, और आर्ट में कहीं कोई ऑप्शन होते हैं, वो ऐसा नहीं रहा। अभी आर्ट में सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। आर्ट, अगर आप आर्ट लेके ह्यूमैनिटीज लेके आगे करते, यू कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बिकम अ लॉयर, यू कैन बिकम सो मेनी गुड थिंग्स। मतलब एक्सप्लोर के लिए ऑप्शंस जो है कि वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अपने हिंदुस्तान, जो हमारा हिंदुस्तान है, वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। हर एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लीजिए। जी। सो जैसे बोल रहा था कि साइंस और कॉमर्स को मिला के जो अभी अब करियर ऑप्शंस बचे हैं, उससे ज्यादा आर्ट, अगर आप आर्ट्स लेते तो होते हैं। या तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है, अब हम थोड़ा सा एआई जो है आजकल एक बज़वर्ड यूज हो रहा है अच्छी तरीके से। एआई का जो यूज है, आप अपने पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड में आप कैसे उसको आप यूज करते हैं, आप डे टू डे लाइफ में आपने क्या यूजेस है एआई के। क्रिकेट जो है हमारा जो एक कॉमन स्पोर्ट है, उस पे क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, एआई का, थोड़ा उसके ऊपर बात हम करेंगे। तो आप बताइए भव्य अपने बारे में कि आप पर्सनली एआई जो है उसका कितना यूज करते हैं, और उसको किस तरीके से आपकी लाइफ में मीनिंगफुल आप बनाना चाहते हैं एआई के जरिए। अभी तक तो मुझे एआई का यूज करना नहीं पड़ा, क्योंकि मोस्टली सब कुछ बुक्स में मिल जाता है या फिर गूगल पे मिल गया है। गूगल कह सकते हो एआई का यूज है, बट नॉट जस्ट चैट जीपीटी कर लिया है, वो सब नहीं। सेकेंडली, क्रिकेट के लिए आपने पूछा, तो क्रिकेट के लिए हाँ, अभी एप्स बन गई, जहाँ पे आप सिर्फ फोन लगा दो ट्राइपॉड पे और बाद में आप देखो तो बॉल आपको दिखा रहा है कितना स्विंग हुआ, मिडल स्टंप लग रहा था, एलबीडब्ल्यू के चांसेस थे नहीं थे, एंड बहुत कुछ।
तो हाँ एआई का वहाँ पे यूज हो सकता है। जी हाँ। सेकेंडली फ्यूचर में हाँ आई गेस शायद मुझे भी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे भी अभी नीट देनी है 12th का, अभी बाकी बोर्ड है तो उसके लिए हो सकता है। प्रशील आप बताइए, एआई जो है उसने आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला है, कितना फायदा करवाया है? 6 महीने में बहुत हेल्प की है। इफ यू टॉक अबाउट माय 12th इंग्लिश एग्जाम्स, इंग्लिश ड्राफ्ट्स, फॉर इवन इफ यू डू MUNs, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, आप जाते हैं वहाँ पे स्पीचेस के लिए, रफ ड्राफ्ट्स अपनी रफ स्पीचेस के लिए, एंड देन यू कैन मॉडिफाई इट। ऑफ कोर्स आई वुडंट रिकमेंड एंड सजेस्ट एंड वो नहीं नोशन दूंगा किसी को, आप जो ChatGPT मिल रहा है वो खुद बोल दे। Use your own creative minds. Just don't rely on ChatGPT और जो भी Perplexity और जो भी AIs आते हैं, AI टूल्स जो है, हाँ AI tools जो है, yes. So उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, but खुद का दिमाग लगाओ, and but AI is a huge role, and it should not कि AI should overpower us. It should be a human tool. It should be a tool which we are able to use. we should go along with it. AI should not use us. We should use AI. The concept should be that. आप अगर सिंगिंग की बात करें, सिंगिंग में ऑटो ट्यून जैसे यूज होता है, तो इट शुड बी अ टूल विच कैन बी यूज। इट शुड अपना रिलायंस उस पर नहीं रहना चाहिए। जी हाँ। इट्स अ टूल विच कैन एनहांस एंड विच कैन मेक अ लाइफ इजियर। एंड आप क्रिकेट में बात करें तो अभी जो LBW कॉल्स होते हैं, उसमें अंपायर्स कॉल का वो जो आता है कि प्रिसीजन नहीं है, अभी AI कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग दैट। हॉकाई में बहुत हेल्प कर सकता है, हॉटस्पॉट्स इनसाइड एजेस में बहुत हेल्प कर सकता है। सो if AI becomes really good, we may not need a third umpire to look after के हॉकाई में क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड अंपायर का वो सिस्टम ही चला जा सकता है if AI becomes that good। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि AI जो है आजकल बहुत ही बज़वर्ड जो है, वो एक राइटली बज़वर्ड है, क्योंकि वो डिपेंडेंस लाता है, उससे ह्यूमंस उस पर डिपेंड भी है, ह्यूमंस को हेल्प भी कर रहा है AI बढ़ने के लिए, उनकी लाइफ में ग्रो आउटकम दे रहा है, उनको रिजल्ट्स ला के